ज्योति मिर्धा ने अभी बयान दिया था जब वो जयपुर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि दम है तो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ते, ये सहारा नहीं लेते आप कांग्रेस का। देखिए, ज्योति मिर्धा जी ने जो बयान दिया था वो एकदम सही बयान दिया था। आप देखिए, हालांकि हनुमान बेनीवाल जी ने हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई। जिससे गठबंधन करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उनके साथ हमेशा उनके खिलाफ हो जाते हैं। एक बार साथ आके वापस खिलाफ हो जाते हैं। नेता और है, विश्वविद्यालय से निकल के आया है, निर्मल चौधरी नाम है, वो भी नागौर से आते हैं। उनको लेकर क्या मानना है आपका? उनमें जो 36 का आंकड़ा माना जाता है आपकी और उनकी। देखिए भाई, है वो आपस में हो गया था झगड़ा उस समय। हमारी सुलह भी होगी, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आगे बढ़े। माना ही जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल नाराज है इंडिया गठबंधन से और लगातार चुनाव निकालने के बाद से बयान दे रहे हैं कि मेरा अपमान किया गया है। हालांकि हनुमान जी के मन में डाउट सबसे रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो किसान आंदोलन के पक्ष में बोले थे, फिर विपक्ष में आए। ऐसी कोई इनकी ये मौका देख के हमेशा चौका मारने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, क्या अगर युवा को टिकट दिया जाता है, किसी युवा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि आप वहाँ पे सक्रिय रहते हो, तो क्या आप चुनाव वहाँ पे लड़ोगे, खिंवसर में लड़ोगे? बिल्कुल, जहाँ से अगर पार्टी आदेश देती है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। क्या वजह मानते हो, क्या समीकरण मानते हो कि रविंद्र सिंह भाटी की हार हुई? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी की हालांकि मैं जीत ही मानता हूँ। शिव से विधायक थे, इतने अच्छे वोट लिए। हनुमान बेनीवाल चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, संयुक्त उम्मीदवार हो आरएलपी कांग्रेस का? बीजेपी जिसको प्रत्याशी के रूप में चुनती है, हम उसको जिताने के लिए पूरा दमखम लगाएंगे। चाहे किसी को चुने, चाहे ज्योति जी मिर्धा को चुने, चाहे किसी और को चुने, चाहे किसी युवाओं को मौका दे। स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़ और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। मेहमान का नाम है अरविंद जाजड़ा, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे राजस्थान की तमाम गतिविधियों पर, राजनीतिक गतिविधियों पर। और नागौर से बिलोंग करते हैं तो नागौर में एक सीट है, विधानसभा सीट खिंवसर, वहां पे उपचुनाव होने वाले हैं। वहां से ही बिलोंग करते हैं तो वहां पर क्या तैयारियां है, कैसा चुनाव होने वाला है, तमाम जो बातें होनी चाहिए इनसे, एज ये युवा है तो युवाओं से जो बातचीत होनी चाहिए वो बातचीत हम करेंगे। स्वागत है आपका अरविंद जी भारत रफ्तार में। नमस्कार, राम राम साहब जी, क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव हुए और नागौर की सीट गंवा दी बीजेपी ने। देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने एक संकल्प लिया था कि इस बार 400 पार। 400 पार का जो संकल्प था, उस संकल्प को इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और विपक्षी दलों ने मिलकर एक संविधान को तोड़ने का मोड़ देकर उन्होंने चुनाव में अंदर अपनी पिछले कई सालों से सफलता नहीं मिल रही थी, उनकी एक तरह से सफलता उनको मिली। और बीजेपी को 400 पार सीटें नहीं आई और एनडीए ने अपनी सरकार बनाई और प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली। उसका असर राजस्थान में भी देखने को मिला। राजस्थान के अंदर कई जातिगत कारण भी रहे। और जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, नागौर से, तो वहाँ भी संविधान को हटाने की मांग का मुद्दा बनाया। जो हनुमान जी के साथ माइनॉरिटी रही, ऐसी रही, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा जीत का। हालांकि इतनी बड़ी जीत भी नहीं मिली, 40,000 का मार्जिन रहा। जहां जहां मुस्लिम ज्यादा थे वहां पर हनुमान जी चुनाव जीत पाए। ये भी एक संविधान के नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ा और इसी की ताकत पे उन्होंने चुनाव जीता। तो आपसे जानना चाहूंगा कि ज्योति मिर्धा ने अभी बयान दिया था जब वो जयपुर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि दम है तो अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ते, ये सहारा नहीं लेते आप कांग्रेस का। और आप किसी के सहयोग से चुनाव लड़ते हो, जीतते हो, लेकिन आप में इतना दम नहीं है कि आप अपने स्तर पर चुनाव लड़ो और जीत निकाल लो। देखिए, ज्योति मिर्धा जी ने जो बयान दिया था वो एकदम सही बयान दिया था। आप देखिए, हनुमान बेनीवाल जब 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो नागौर के अंदर उनकी जमानत जब्त हुई थी। उनके कुछ वोट आए थे 1,59,000 के पास और 1,61,000 जमानत जब्त के। वो आंकड़ा था जो 16.60% कुछ जो आंकड़े होते हैं। तो सब भाई तो दिख रही है अपन को कि घालमेल की राजनीति से गठबंधन के द्वारा वो जीत पा रहे हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल जी ने हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई। जिससे गठबंधन करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उनके साथ हमेशा उनके खिलाफ हो जाते हैं। एक बार साथ आके वापस खिलाफ हो जाते हैं। ये उनकी हमेशा शुरुआत से ये रही है। और बाकी अशोक गहलोत जी उनके हमेशा एक तो उनका पुत्र वैभव गहलोत थे और दूसरे हनुमान जी बेनीवाल है। हमेशा उनको दत्तक पुत्र के रूप में उन्होंने माना है और
ज्योति मिर्धा को हराने के लिए और भी कई लोग साथ थे, हर तरीके से साथ। ज्योति जी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई, आपसी भी कई चीजें रही, लोकल समीकरण रहे। हालांकि उनकी ये भी बताते हैं कि भाई ज्योति जी एक्टिव नहीं रही, लेकिन मेरे जहां से मैं राजनीति में देखना शुरू हुआ पिछले 5 सालों में बिल्कुल एक्टिव थे। ये तो एक लोगों के बीच में धारणा ऐसी बना दी कि भाई संविधान को हटा देंगे, संविधान को खत्म कर देंगे। इस वजह से चुनाव का प्रमुख कारण रहा हारने का, जनता को बरखलाया गया और यही प्रमुख वजह रही। आप युवा हो और महासचिव रह चुके हो विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय से। क्या अगर युवा को टिकट दिया जाता है, किसी युवा को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि आप वहाँ पे सक्रिय रहते हो, तो क्या आप चुनाव वहाँ पे लड़ोगे, खींवसर में लड़ोगे? बिल्कुल, जहाँ से अगर पार्टी आदेश देती है वहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर खींवसर से देती है तो खींवसर से चुनाव लड़ेंगे। मैं खींवसर के क्षेत्र से आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी आए, कोई कुछ भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन चुनाव लड़ने में कोई आपत्ति नहीं। अगर पार्टी मौका देती है, आला कमान विश्वास करती है, नागौर के नेता विश्वास करते हैं, तो बिल्कुल चुनाव लड़ने में सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं। माना ही जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल नाराज है इंडिया गठबंधन से और लगातार चुनाव निकालने के बाद से बयान दे रहे हैं कि मेरा अपमान किया गया है, मुझे बुलाया नहीं गया। साउथ की छोटी मोटी पार्टियां हैं, उन्हें प्रमुखता दी जा रही है। मैं एक सांसद हूँ और मुझे हनुमान बेनीवाल जैसे नेता को ये नहीं बुला रहे हैं, और इसका पूरा जिम्मा स्थानीय नेताओं को ठहराया, यानी कि ये जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, इनको बताया कि ये है, नहीं चाहते थे मैं गठबंधन से चुनाव लड़ूं और नहीं चाहते कि मैं आऊं दिल्ली। देखिए, वो कांग्रेस की बातें कांग्रेस वाले जाने, इनके क्या किस शर्तों पे गठबंधन हुआ था, किन शर्तों पे गठबंधन, वो तो वो आपसी वो खुद जाने। हालांकि हनुमान जी के मन में मुराद सबसे रहता है, ऐसी कोई बात नहीं। जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो किसान आंदोलन के पक्ष में बोले थे, फिर विपक्ष में आए। तो ऐसी कोई इनके ये मौका देख के हमेशा चौका मारने की कोशिश करते रहते हैं। अच्छा, तो क्या मानना है आपका? माना ही जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल खींवसर से अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतार सकते हैं, क्योंकि अब तो खुद तो सांसद बन गए हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और नान बेनीवाल को चुनाव लड़वाया और वो चुनाव जीत गए थे। अब की बार चल रहा है कि उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल या उनके छोटे भाई नान बेनीवाल हो सकते हैं, या फिर ये भी माना जा रहा है, सियासी जानकार दावा कर रहे हैं कि संभावनाएं कम है, लेकिन माना ये जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का नेता भी वहां पे चुनाव लड़ सकता है, हनुमान बेनीवाल उसके समर्थन में खड़े नजर आ सकते हैं। तो वहां पे आपको क्या लग रहा है, हनुमान बेनीवाल चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, संयुक्त उम्मीदवार हो आरएलपी कांग्रेस का? उपचुनाव के अंदर समय भी बाकी है, इनकी पार्टी क्या फैसला लेती है। बीजेपी जिसको प्रत्याशी के रूप में चुनती है, हम उसको जिताने के लिए पूरा दमखम लगाएंगे, चाहे किसी को चुने, चाहे ज्योति जी मिर्धा को चुने, चाहे किसी और को चुने, चाहे किसी युवाओं को मौका दे, हम पूरा दमखम लगाएंगे। बीजेपी की जीत निश्चित रूप से होगी। हनुमान जी बेनीवाल ने, उन्होंने पहले भी परिवारवाद का उदाहरण पेश किया था, नारायण जी बेनीवाल को चुनाव लड़ा के। तो हो सकता है इस बार भी परिवारवाद को मौका दे। अगर वो कहते हैं कि परिवारवाद को आगे नहीं लेके आएंगे, तो हो सकता है दूसरों को मौका दे, क्योंकि ये भी आवाज उठने लगी है कि परिवारवाद परिवारवाद। तो हो सकता है क्या रहता है, बाकी उनकी पार्टी का फैसला वो जाने। कांग्रेस का भी इनका गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, वो उनके ऊपर तय करेगी बातें। तो आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल को वाकई आमंत्रण नहीं दिया गया था? क्योंकि आप वहां पर रहते हो, आपके पास सारी खबरें आती होगी कि हनुमान बेनीवाल जो दावा कर रहे हैं कि जो पूरी जो ये 11 सीटें आई है, इसका जिम्मेदार अपने आप को बता रहे हैं कुछ नेता कांग्रेस के, मेरी वजह से आई है, 20 लाख वोट मिले हैं कांग्रेस को मेरी वजह से। देखिए, ये तो मैं नहीं मानता कि भाई उनकी वजह से सीटें आई होगी। तो उनका प्रत्याशी बाड़मेर के अंदर उम्मीदवार जी थे, वो कांग्रेस के चुनाव लड़े। अगर इतना प्रभावी होता तो एक सीट थोड़ी मिलती, और भी ज्यादा सीटें मिलती। लोग उससे जस्ट पहले विधानसभा में चुनाव हुए, विधानसभा में एक सीट आई थी। नतीजे वो भी मार्जिन काफी कम था, 1900 के आसपास। नतीजों के ऊपर गठबंधन होता है। उनको बुलाना नहीं बुलाना वो तो हनुमान जी जाने, उनको बुलाया नहीं बुलाया। बुलाया हो तो भी अब क्या पता वो झूठ बोल रहे हो, कहने की बातें कुछ और है। हमने तो एक वीडियो देखा था जिसमें कांग्रेस जयराम रमेश थे, कुछ और भी कोई नेता थे, वो कह रहे थे, कैसी वेणुगोपाल जी थे, वो कह रहे थे कि हमारे बात हुई थी हनुमान जी से, हमने बुलाया था। तब इनके जाने वो जाने। तो क्या लग रहा है दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है? जयराम रमेश कैसी वेणुगोपाल कह रहे हैं कि हमारी बात हुई है, हमने बात की, सब ठीक है। वहीं हनुमान बेनीवाल उसके बाद भी बयान देते रहे कि अपमान हुआ है। पूरा जो माप गठबंधन हुआ था इनका, इंडिया गठबंधन, मैं तो इनको सब कुछ झूठा ही मानता हूँ। दिन में कभी कुछ, रात को कुछ बोलते हैं, इनकी कोई बातों पे निराधार है, कोई असर नहीं करती इन बातों पे। दोनों में से कोई भी झूठ हो सकता है, या दोनों ही झूठे हैं, ये हो सकती है। रविंद्र सिंह भाटी की बात करते हैं, आप भी युवा है और आप राजस्थान विश्वविद्यालय
से युवा नेता बने, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है राजस्थान की। उसके बाद नंबर आता है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का। जी वहां से वो छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं, बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीतकर एक इतिहास बनाने की कोशिश करते हैं। इतिहास बनाते भी है, सीट से विधायक बनते हैं, फिर सांसद का चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। क्या वजह मानते हो, क्या समीकरण मानते हो कि रविंद्र सिंह भाटी की हार हुई है? देखिए, रविंद्र सिंह भाटी की हालांकि मैं जीत ही मानता हूँ, शिव से विधायक थे, इतने अच्छे वोट लिए, एक तरह की जीत ही है, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी कैलाश चौधरी को लोगों को वहाँ जिताना चाहिए था। कि मिनिस्टर बनते, काम करते, पिछली सरकार में मिनिस्टर थे, लोगों के काम किए। वहाँ का चुनाव एक जातिगत मोड़ पे चुनाव गया, उमेदवार राम जी चुनाव जीते और एक दिशा तय करने का चुनाव होता है लोकसभा का, जिसमें एक मजबूती के साथ पूरे भारत की सरकार बनती है, जिसमें उम्मीद रहती है कि हमारी ये सरकार निश्चित रूप से किसानों का फैसला लेगी, गरीबों के लिए अच्छा काम करेगी। उस आधार पर चुनाव हुआ था। रविंद्र सिंह भाटी एक अच्छे लीडर हैं, हमारे भाई हैं। रविंद्र सिंह से हम एक आंदोलन में मिले थे, मिलना हुआ था। मायड़ भाषा को लेकर, मायड़ भाषा को लेकर व्यक्तिगत रूप से अच्छा इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। और चुनाव होता है वो उनके लोकल क्षेत्र के मुद्दों के ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह का चुनाव है, उनके क्या परिस्थिति रही होगी, क्या नहीं रही होगी। जैसे मैं नागौर से आता हूँ, नागौर की और बाड़मेर की अलग अलग परिस्थिति है, तो उनकी परिस्थिति क्या रही, हारने की वजह भी क्या रही, वो रोसा जाने या उमेदवार राम जी जाने या कैलाश चौधरी जाने, उनकी समीक्षा वो करेंगे। लेकिन उज्जवल भविष्य के लिए सबके लिए कामना करते हैं। उमेदवार राम जी के लिए भी कामना है, कैलाश जी के लिए भी कामना है, रविंद्र जी के लिए भी कामना है। तो आपके अच्छे संबंध है रविंद्र सिंह भाटी से? एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी। अच्छा, एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी। आपने कहा कि एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई है। जो जातिगत चुनाव हो जाता है जोधपुर के विश्वविद्यालय के अंदर, जाट वर्सेस राजपूत, ये प्रतिष्ठा का दाव बन जाता है, ऐसा क्यों होता है और आपकी क्या राय है, ऐसा होना चाहिए? जोधपुर विश्वविद्यालय में, हालांकि मैं रहा हुआ नहीं हूँ, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय में तो ऐसे जातिगत चुनाव होता नहीं। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा जब तक छात्र राजनीति में सक्रिय था। तो विद्यार्थी परिषद तो कहीं ये नहीं सिखाती कि जातिगत चुनाव हो, और हमेशा जितनी भी जातियां हैं, छत्तीस बरादरी, उन सबको साथ लेकर चलने का कार्य करती है। और जितने भी छात्रों के मुद्दे हो, छात्रों के मुद्दे किसी एक जाति के नहीं होते, सबके होते हैं। तो सबको एक दिशा, उसी दिशा में छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, जिसमें सबका काम हो। कोई विशेष जाति के रूप से काम नहीं करने का ये जिम्मा नहीं होता। अब जोधपुर यूनिवर्सिटी की, हालांकि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की पूरे इंडिया में यही सोच है, पूरे भारत में यही सोच है। अब वहाँ की लोकल परिस्थितियां किस आधार पर रहती है तो वो जाने। आपके पार्टी के पुराने नेता थे जो नाराज हो जाते हैं टिकट कटने से, राहुल कस्वा, और कहते हैं कि वहीं से एक चिंगारी लगी थी। जो पूरा माहौल था वो कांग्रेस के पक्ष में आ गया। जाट नेता का टिकट कटता है तो जो जाट है वो नाराज हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे नेता का टिकट काट दिया। फिर कांग्रेस उन्हें अपनी पार्टी में लेती है, टिकट भी देती है, चुनाव में निकाल देते हैं। क्या वजह मानते हो आप, ये जो उनका टिकट कटना एक बड़ी वजह रही बाकी सीटों पर प्रभाव डालने के लिए? टिकट तो उनकी लोकल परिस्थितियां क्या रही क्या नहीं रही उस चीज का तो, लेकिन टिकट वो एक जाट के हिसाब से कहे तो भाई देवेंद्र जाजड़िया भी एक जाट थे, देश के लिए मेडल लेके आए थे, उनका भी अच्छा सम्मान रहा, लोग उनको जाटों ने खूब वोट दिए। क्या परिस्थिति रही, उनका टिकट कटा, वो तो आपसे उनकी खींचातान में हो या ऊपर आला कमान से अनबन रही होगी, क्या समीकरण रही, इस चीज को मुझे पता नहीं। लेकिन चुनाव का फैसला वहां पे भी संविधान के नाम पे चुनाव लड़ा गया, संविधान बदलने के, हालांकि पूरे भारत में ही ये संविधान के नाम पे चुनाव लड़ा था, उसको उनको फायदा मिला। आप युवा नेता हो, रविंद्र सिंह भाटी पे बात की हमने। एक नेता और है, विश्वविद्यालय से निकल के आया है, निर्मल चौधरी नाम है, वो भी नागौर से आते हैं। उनको लेकर क्या मानना है आपका? क्योंकि आपकी और उनमें जो 36 का आंकड़ा माना जाता है, आपकी और उनकी एक घटना भी हो जाती है, तस्वीर भी देखी जाती है जब आप उनको मंच से धक्का दे देते हो। तो निर्मल चौधरी को लेकर अरविंद जाजड़ा क्या सोचते हैं? देखिए भाई है, वो आपस में हो गया था झगड़ा उस समय, लेकिन हमारी सुलह भी होगी, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आगे बढ़े, साथ में किसी भी रूप में विधानसभा में हम यही चाहते हैं साथ पहुंचे। वो अपनी पार्टी से पहुंचे और हम अपनी पार्टी से पहुंचे। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ना हो जाए कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं, आप बीजेपी के साथ नजर आ रहे हो, आप दोनों इत्तेफाक है कि नागौर से आते हो, तो कभी आमना सामना हो गया फिर कैसा रहेगा? ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में तो हमेशा आमना सामना ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। अब भाई है, वो भी छोटा भाई है, ऐसी बात। चुनाव लड़ने को लेकर कह रहा हूँ। चुनाव अगर
लड़ने का दोनों को पार्टी मौका देती है, मुझे बीजेपी देती है, उन्हें कांग्रेस देती है, तो बिल्कुल आमना सामना जाहिर सी बात है। तो अगर मैं मेरी पार्टी से लड़ूंगा, वो अपनी पार्टी से लड़ेंगे, समीकरण क्या रहते हैं वो वक्त बताएगा, कौन किस तरफ से चुनाव लड़ता है, कौन किस तरफ से चुनाव लड़ता है। एक और युवा नेता है राजकुमार रोत, बीएपी पार्टी बनाते हैं, दो विधायक अभी भी है, सांसद भी बन गए हैं। उनका प्रसिद्धि का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उनके बारे में क्या सोचते हो? राजकुमार रोत छात्र संघ से निकलकर पिछली बार वो विधायक रहे, उन्होंने वहाँ लोकल परिस्थितियां और मुद्दे उठाए, तभी लोग उनके साथ जुड़े हैं। वहाँ बीजेपी से कांग्रेस छोड़ के प्रत्याशी आए थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनको एक्सेप्ट नहीं किया लोगों ने, कि जनता का जनादेश था, राजकुमार रोत को चुनाव जिताया। राजकुमार रोत के पिछले 3 विधायक थे, आगे आगे देखो क्या होता है। हालांकि राजकुमार रोत को अपने क्षेत्र के अंदर मजबूत नेता है, पूरे राजस्थान के अंदर जिन्होंने बड़ी जीत हासिल की है, और वहाँ बीजेपी, हालांकि मैं बीजेपी से आता हूँ, बीजेपी वहाँ कमजोर रही। क्या कारण रहे? एक तो बड़ा ये संविधान वाला जो पूरे भारत में रहा, और वहाँ की लोकल परिस्थितियों के आधार पर चुनाव रहा, उसमें राजकुमार रोत को जनता का जनादेश अधिक मिला और निश्चित रूप से चुनाव जीते हैं, तो सबके सामने नतीजा है। आप काफी समय से नागौर में सक्रिय हो, मैं देखता हूँ आपको कि वहाँ पे आप सक्रिय हो, लोगों से, युवाओं से किसी से बात करने का अवसर मिलता है। तो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें आपको टिकट नहीं दिया जाता है, पिछली बार लोकसभा चुनाव होते हैं टिकट नहीं दिया जाता है युवा, लेकिन आप ज्योति मेहता के साथ डटे रहते हो, नजर आते हो। अब उपचुनाव होने हैं खींवसर में, पार्टी आपको टिकट देगी तो आपने पहले कह चुके हो कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी टिकट नहीं देगी तो भी आप कह चुके हो कि जिसको देगी मैं उसके साथ नजर आऊंगा। लेकिन ऐसा लगातार होता रहा तो आपका क्या कदम रहेगा, स्टैंड क्या रहेगा? ज्योति जी नागौर से चुनाव लड़े, नागौर लोकसभा से चुनाव लड़े, बीजेपी से चुनाव लड़े, हम अपना बड़ी बहन मान के चुनाव में साथ है, और आगे भी अगर पार्टी को फैसला लेती है तो उनके साथ रहेंगे, हर जगह साथ रहेंगे। अगर पार्टी युवाओं को मौका देती है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अपना संघर्ष करेंगे, जो लिखा होगा भाग्य में वो चीजें मिलेगी। विश्वविद्यालय में संघर्ष किया, सरकारों के खिलाफ लड़े, रोडों पे लड़े, आगे भी लड़ते रहेंगे। युवा जब चुनाव के क्षेत्र में आता है, राजनीतिक रूप से जुड़ता है, उसको संघर्ष ही लिखा हुआ मिलता है, जो संघर्ष में लिखा हुआ मिलेगा, संघर्ष की तपी रोटी खाएंगे तो उसमें देखो क्या नतीजा निकलता है, चलता रहेगा। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा अरविंद जी, कि नागौर में एक कहावत है, प्रचलन है कि मायरा भरने की, तो क्या ज्योति मिर्धा का मायरा भर दिया है वहां के स्थानीय निवासियों ने? देखिए, यह तो एक बरखलावी बात है, नागौर के लोग का मायरा पूरे भारत में फेमस है, गीतों में गाया जाता है। ये तो विपक्षी लोग हैं जो बातें करते रहते हैं। अब देखिए, ज्योति जी को चुनाव में वोट खूब मिले, जनता का जनादेश 40,000 से चुनाव हार गए, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन नागौर के लोग तो हमेशा उनको बेटी मानकर उनका स्वागत किया है। वो आगे क्या रहता है, जो पार्टी क्या फैसला लेती है, वो क्या काम करते हैं, उनके साथ ही रहेंगे लोग। हनुमान बेनीवाल का मार्जिन जीत का काफी कम होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव में खींवसर से चुनाव लड़ते हैं, उनकी ही पार्टी से रेवंत राम डांगा निकलकर सामने चुनौती बनकर खड़े हो जाते हैं। 1900 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतते केवल, अब की बार 40,000 पे आ गए। लोकसभा चुनाव काफी बड़े स्तर पे होता है, काफी 8 विधानसभा रहती है एक लोकसभा सीट पर, तो क्या ये लगातार जो वोट है वो कम आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल के लिए, तो क्या चुनौती हो सकती है आगे? हनुमान जी ने हमेशा विपक्ष की राजनीति की है, विपक्ष के अंदर को आदमी को फैन फॉलोइंग को ज्यादा मिलती है, तो लोगों को चीजें सामने आ रही है कि भाई हनुमान जी के दूसरे खिलाफ को विकल्प हो जाता है, हनुमान जी को एक भाग्य के अनुसार जीत मिल रही है, लक के अनुसार मान लो, चाहे गठबंधन के हिसाब से मान लो, ये ग्राफ निरंतर गिरता रहेगा। और इस बार खींवसर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, जो बाई इलेक्शन जो होगा। तो ये हमारे साथ थे अरविंद जाजड़ा जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अभी देख रहे हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे साथ बने रहिएगा। हम ऐसे ही युवा नेताओं से आपका संवाद करवाते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।